हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय। CH-255 भ्रष्ट पुलिस वाला और ठरकी डॉक्टर्स। शौर्य ने बाल्या भाई का काम तमाम कर दिया था और वह अब वापस अपने घर पहुंच गया था। उसके बच्चों ने घर पर रहकर घर के सारे काम निपटा दिए थे और सब कुछ पहले ही तैयार करके रखा था। अभी तक अद्विका घर वापस नहीं आई थी तो शौर्य ने खुद के लिए चाय बनाई और बच्चों को खाने के लिए कुछ फल दिए और वह सब मिलकर लिविंग रूम में बैठकर अद्विका का इंतजार करने लगे। इधर अद्विका को भी शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में उसके सिर्फ सर्टिफिकेट्स के आधार पर एक इंटर्न डॉक्टर की नौकरी मिल जाती है। शाम 7 बजे अद्विका हॉस्पिटल से घर के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद हॉस्पिटल के सारे मेल डॉक्टर्स और बाकी वार्ड बॉय बस उसके खूबसूरती की चर्चा कर रहे थे। उनमें से कई लोग तो उसे अपने बिस्तर पर लाने का प्लान मन ही मन बनाने लगे थे। इसमें से एक नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। डॉक्टर वंश सेठी, हॉस्पिटल का मुख्य हार्ट सर्जन। वंश एक साइकोपैथ डॉक्टर था। उसने हॉस्पिटल के हर महिला नर्स और डॉक्टर्स के साथ उनसे ब्लैकमेल करके संबंध बनाए थे। उसे इनकी मजबूरियों का फायदा कैसे उठाया जाए ये अच्छे से मालूम था। ऊपर से ये हॉस्पिटल उसके ही परिवार का था। वो जो बोलेगा वही बात यहाँ लकीर बन जाती थी। उस दिन पूरी रात वंश अपने कमरे बैठकर अद्विका की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। उसने अपने लोगों से कहकर अद्विका का एड्रेस भी निकलवाया था, पर उसके अलावा उसे अद्विका की कोई जानकारी नहीं मिली। शाम को अद्विका 7:30 बजे के आसपास घर पहुंची। घर पर शौर्य और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। अद्विका ने आते ही सभी के साथ कुछ बातें की और उन्हें उसके जॉब मिलने की खुशखबर दे दी। वहीं शौर्य ने अपनी जेब से अपने आज की कमाई के 2000 रुपए निकाले और अद्विका के हाथों में रख दिए। अद्विका ने भावक अच्छे पत्नी की तरह उन पैसों को अपने पास रख दिया। फिर शौर्य ने बच्चों को मेहनत और धन के आपूर्ति के बारे में समझाया। जो धन मेहनत और लगन से कमाया जाता है वह सबसे श्रेष्ठ होता है। इधर शहर से दूर एक फार्म हाउस पर एक सफेद कपड़े पहना हुआ आदमी अपने कुर्सी पर बैठकर न्यूज को ध्यान से देख रहा था। न्यूज में शौर्य का बनाया स्केच दिखाया जा रहा था, साथ ही बाल्या भाई और उसके आदमियों की खबर भी हर तरफ दिखाई जा रही थी। उस आदमी ने फिर एक नजर अपने सामने खड़े लोगों पर डाली और बोला, मेरे ही इलाके में आकर मेरे ही लोगों को कोई दिन दहाड़े मार कर जाता है और उसका किसी को कोई पता भी नहीं है। ये क्या चल रहा है? मैं इस एरिया का एमएलए हूं और फिर भी कोई मुझसे टकराने की हिम्मत कर रहा है। तभी एक आदमी आगे आया और बोला, भाव हमने हर गली हर कोने में उस लड़के को ढूंढा पर हमें वो कहीं नहीं मिला। ऐसा लगता है कि वो असल में है ही नहीं। तभी दूसरा आदमी आगे आया और बोला, भाव मुझे ये भी पता चला है कि सुबह सुबह बाल्या भाई के आदमियों को एक अकेले लड़के ने कुत्ते की तरह पिट दिया था और उसने 2 लोगों की तो हड्डियां तक तोड़ दी थी। मैंने जब इसकी छानबीन की तो पता चला कि उन्हें मारने वाला लड़का कल ऐसे ही हमाल लोगों को मदद करने के लिए आया था, पर वो उन हमाल लोगों के खातिर उन आदमियों से भिड़ गया। जब मैंने उस लड़के की ज्यादा जानकारी निकाली तो पता चला कि वो शहर में रह रहे उस रिटायर्ड आर्मी वाले के घर पर भाड़े से रहने आया है। उस लड़के के इतनी कम उम्र में 4 बच्चे हैं और एक बीवी है। ये सुनकर उस कुर्सी पर बैठे आदमी ने अपना हाथ हिला दिया और बोला, एक काम कर, उस लड़के को कल हमारे पास लेकर आ, वो हमारे काफी काम आएगा। उस लड़के ने में भी इस बात पर हामी भरी और पीछे जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां खड़ा एक पुलिस वाला बोला, क्या तुझे उस लड़के का घर पता है? उस लड़के ने तुरंत शौर्य के घर का पता दे दिया। वह पुलिस वाला उस एड्रेस को देखकर मुस्कुराया और वहां से चला गया। कुर्सी पर बैठा आदमी भी मुस्कुराने लगा। इधर रात का खाना खत्म करके चटाई बिछाकर शौर्य का परिवार सो गया। दूसरे दिन सुबह अद्विका अपने काम के लिए निकल गई। शौर्य ने बच्चों को तैयार किया और उन्हें आंगनवाड़ी पर छोड़कर उस गोदाम की तरफ जाने लगा। उसी वक्त एक पुलिस गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसके अंदर से वही रात वाला पुलिस ऑफिसर बाहर निकला और बोला, क्यों बे, कल तुमने आते ही यहाँ के वाराई के हमालों को पीट दिया? ये सुनकर शौर्य ने थोड़ा सहमते हुए कहा, साहब आप क्या बोल रहे हो? मैंने किसी को भी नहीं पीटा। मैंने तो बस उनके कंधों पर हाथ रखा और उसकी हड्डियां टूट गई। ये सुनकर वह ऑफिसर शौर्य को अजीब नजरों से देखने लगा। फिर उसने अपना सिर झटका और बोला, अब तुमने उन्हें पीटा है, ऐसी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन मिली है, तो अब चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो और मेरे साथ थाने चलो।
अब जो बताना है कोर्ट में बताना। शौर्य गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब ऐसा मत करो, मैं अभी अभी इधर काम धंधे के वास्ते आया है। मेरा छोटा परिवार है साहब, मुझे जाने दो। ये सुनकर वह ऑफिसर हंसने लगा और बोला, तुझे ये सब उन्हें पीटने के पहले सोचना चाहिए था। ऊपर से तू उस सरकारी गोदाम के अंदर सरकारी हमाल ना होने के बावजूद गया था। ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है पर तू अंदर गया था, इसके लिए तेरे ऊपर और भी चार्जेस लगेंगे। अब बाकी बातें हम थाने में करेंगे, चल मेरे साथ। शौर्य वहां खड़े खड़े गिड़गिड़ाने लगा और बोला, साहब कुछ ले देकर ये मामला निपटा दो साहब, क्यों इस गरीब को परेशान कर रहे हो। ये सुनकर उस ऑफिसर ने शौर्य के गाल पर थप्पड़ मारा और बोला, क्या तुझे मैं कोई बिकाऊ पुलिस वाला लगता हूँ। इस वक्त पुलिस वाले के हाथ में शौर्य की कॉलर थी, पर अचानक शौर्य के भाव सख्त हो गए और बोला, सिर्फ गरीबों पर रौब झाड़ने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हो साहब। मुझे पता है कि मेरे खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेन नहीं लिखवाई। अगर है तो मुझे वारंट दिखाए, ना तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अचानक शौर्य के बदले तेवर देखकर ऑफिसर ने शौर्य की कॉलर छोड़ दी और पीछे हट गया। तभी शौर्य बोला, ऑफिसर शिंदे तू सिर्फ नौकरी सरकार की करता है पर चाकरी उस एमएलए की करता है। तू कह रहा था ना तू कोई बिकाऊ है, क्या तो तुझे बता दूं कि तू नहीं पर तेरा जमीर पहले ही बिक चुका है। तू उस एमएलए की रखेल बन बैठा है। अब तू ही बता, इतनी सुबह सुबह तू मुझे लेने अकेले कैसे आ जाता। ना तेरे पास कोई वारंट है, ना तेरे पास कोई कांस्टेबल है, और हाँ तेरी सर्विस रिवॉल्वर की जगह तेरी कमर पर ये बरेटा 99 क्यों है। क्या तेरा डिपार्टमेंट इतना अमीर कब से हो गया जो तुझे ये गन देने लगा। शौर्य जैसे बोल रहा था वैसे वैसे उसके कदम ऑफिसर की तरफ बढ़ रहे थे। उसी वक्त ऑफिसर भी एक एक कदम पीछे पीछे जा रहा था। जब ऑफिसर अपनी गाड़ी से सट गया तो उसने अपनी बंदूक निकाली और शौर्य के ऊपर तान दी। शौर्य ने बंदूक को देखा और हंसने लगा। फिर शौर्य ने उसकी आंखों में देखा और बोला, सोच ले शिंदे, तेरी एक गलती तुझे सीधा नर्क पहुंचा देगी। यहाँ आसपास देख, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है और किसी को भी पता नहीं कि तू अपनी गाड़ी लेकर कहाँ गया है। अगर तुझे कुछ हो गया तो किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। ये सुनकर ऑफिसर भी हंसने लगा और बोला, एमएलए साहब ने तुझे यहाँ केस में फंसाकर अपने पास लाने के लिए बोला था ताकि तू उनका वफादार कुत्ता बन जाए। पर कोई बात नहीं, तू अगर इतना सब जानता ही है तो तुझे ये भी दिख रहा होगा कि बंदूक मेरे पास है और तेरे पास कुछ भी नहीं, तो इस सुनसान सड़क पर तू ठुकेगा, मैं नहीं। इतना कहकर उसने गोली चला दी, पर गोली चली तो सही पर वो जैसे ही शौर्य के सिर से टकराई वह उड़कर बगल में जाकर ऑफिसर के जीप के टायर में लग गई और टायर पंक्चर हो गया। अचानक शिंदे के चेहरे से जो हंसी कुछ देर पहले थी वो गायब हो गई। वो धीरे धीरे पीछे जाने लगा और उसने कुछ और गोलियां चलाए और सारी गोलियां इधर उधर उड़कर चली गई। शौर्य की हंसी चौड़ी हो गई और वह अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल उसका हाथ शिंदे के सिर के ऊपर था। शौर्य की पकड़ के वजह से शिंदे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, मानो उसके दिमाग ने अचानक से काम करना बंद कर दिया हो। शौर्य ने उसके दिमाग से सारी जानकारी निकाल ली और उसकी मुस्कान और अधिक चौड़ी हो गई। शौर्य ने उसके बाद शिंदे को उसकी गाड़ी में बिठा दिया और उसकी गन लेकर उसके ही खोपड़ी और पूरे शरीर में बची हुई सारी गोलियां उतार दी। उसके ऐसा करने से ऑफिसर तड़प तड़प कर वहीं मारा गया। उसके बाद उसने पुलिस की गाड़ी को हवा में उठाया और पास से ही बह रही नदी कम नाले के अंदर फेंक दिया। कुछ ही देर में वह गाड़ी पूरी तरह से नाले में समा गई। शौर्य ने अपने कपड़ों से खून को हटा दिया और साफ होकर आगे बढ़ गया। इधर अद्विका हॉस्पिटल के अंदर पहुंची तो आज सारा मेल स्टाफ उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा था, लेकिन अद्विका ने उन्हें नजरअंदाज किया और पेशेंट को देखने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वंश ने भी कई बार अद्विका को अपने केबिन में बुलाकर उसे बेवजह ही कुछ भी पूछता और उसके साथ बात करने की कोशिश करता। अद्विका ने उसे जैसे तैसे सहन किया। शाम 4 बजे के आसपास अद्विका अपने केबिन में बैठकर अपनी रिपोर्ट्स को चेक कर रही थी, तभी उसके केबिन का दरवाजा अचानक खुल जाता है और एक सुंदर लड़की अंदर आती है। ये लड़की थी अहाना सिंह, इस हॉस्पिटल न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हेड। ये हॉस्पिटल की अभी तक सबसे सुंदर लड़की थी। हॉस्पिटल में काम करने वाला हर कोई उसके पीछे पड़ा रहता और इसी के चलते उसने कई लोगों की इच्छाएं भी पूर्ण की थी। उसके चलते ही वह हॉस्पिटल की सबसे कम समय में ऑन रोल होने वाली पहली डॉक्टर थी। इसके पीछे भी वंश का ही हाथ था। आज जब वह हॉस्पिटल पहुंची तो उसे पता चला कि वंश कल से एक नई डॉक्टर के पीछे पड़ा है। इस डॉक्टर की वजह से आज सारा का सारा मेल स्टाफ उसे इग्नोर कर चुका था।
उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वह इस वक्त अद्विका के केबिन में खड़ी थी। अद्विका ने सिर उठाकर उसे देखा मगर वह खड़ी नहीं हुई और बैठकर ही बोली, जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। अहाना ने अपने हाथ अपने सीने पर बांधे और अकड़ते हुए बोली, तो तुम हो वो नई डॉक्टर जिसकी चर्चा यहाँ हर कोई कर रहा है। यहाँ तक कि वंश भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। वैसे तुम हो सच में खूबसूरत, पर याद रखना कि तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें एक ही झटके से यहाँ से निकाल फेंक सकती हूँ। अद्विका ने उसकी बातें सुनी तो उसे अचानक हंसी आए और बोली, अरे आंटी, आप हो कौन और मुझ पर इतना भड़क क्यों रही हो? मैंने आपका कुछ नुकसान किया है जो आप मुझे ये सब सुना रही हो? फिर अद्विका ने आगे झुकते हुए कहा, आपकी पीछे से जल गई क्या जो इतना फड़फड़ कर रही हो? अपने काम से काम रखो और इसके बाद मेरे रास्ते मत आना, वरना आंटी मैं आपकी ऐसी हालत कर दूंगी कि आप आज के बाद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। अद्विका का ये सीधा जवाब बिना किसी भीड़ भाड़ के अहाना के मुंह पर किसी तमाचे की तरह था। अहाना गुस्से से पीछे पलटी, पर अद्विका ऐसे लोगों को बिना सबक सिखाए कैसे जाने दे सकती थी। उसने अपने टेबल से कांच का बाल जितना छोटा टुकड़ा निकाला और अहाना के रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच उसके चेतराजू के बीच मार दिया। अहाना को इस बात का कोई एहसास भी नहीं हुआ और वह गुस्से से तमतमाते हुए वहां से चली गई। अद्विका ने उसके जाते ही कहा, बड़ी अकड़ है ना न्यूरोसर्जन होने पर, अब जब तू झुकेगी उसके बाद कभी उठ नहीं पाएगी। वहीं जब अंश को ये पता चला कि अहाना अद्विका से मिलने गई है, वो तुरंत अद्विका के केबिन की तरफ चला गया। उसे अच्छे से पता था कि अहाना उन सभी लड़कियों को बुली करती है जिन पर अंश अपनी नजर रखता है। इस वजह कहीं अद्विका हॉस्पिटल ही ना छोड़ दे, इसी डर से वह दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अहाना उसकी ही तरफ गुस्से से आग बबूला होकर आ रही थी। उसने आते ही रोते हुए अंश को गले लगा लिया और अद्विका की शिकायत करने लगी। तुम्हारी उस नई डॉक्टर ने मुझे आंटी बोला, क्या मैं आंटी हूँ जो मुझे उसने आंटी बोला? अंश, तुम उसे अभी के अभी निकाल दो। अंश किसी भी हाल में अद्विका को नहीं निकाल सकता था, तो उसने अहाना के कंधों को पकड़ा और एकदम सख्त आवाज में बोला, तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो तुम ऐसे शोर मचा रही हो? अपनी आवाज नीचे रखो और याद रखो कि अद्विका तुमसे उम्र में छोटी है, तो क्या हुआ जो तुमने उसे आंटी कहा? तो अब ये सब छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। अहाना ने ये सुना तो अचानक उसका रोना रुक गया और वह गुस्से से वहां से अपने ऑफिस के अंदर चली गई। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ और कुछ मरीज ये सब बाहर आकर ये तमाशा देख रहे थे। इसे देखकर अंश भी तुरंत वहां से अद्विका के केबिन की तरफ चला गया। अद्विका ने जब बाहर अंश को देख तो वह काफी हो गई और बोली, अंश सर, क्या बात है, आप यहाँ कैसे? ये सुनकर अंश अंदर आया और अद्विका के पास आते हुए बोला, अद्विका मुझे माफ कर देना, वो अहाना कभी कभी ओवरएक्ट करती है। मैं उसे ऐसा करने के लिए अभी अभी वार्निंग देकर आया हूँ। ऐसा कहते हुए अंश ने अपने हाथ उठाकर अद्विका के कंधे की ओर लाए, तभी अद्विका पीछे हटी और थोड़ा सख्ती से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं सर, आप अपने लिमिट में रहिए। ये सुनकर अंश ने अपने हाथ पीछे ले लिए। अंश को उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, पर उसने अपने गुस्से को पी लिया और वहां से मुड़कर चला गया। अद्विका ने ये देखा तो बोली, ये मेरी खूबसूरती लगता है इन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर ही रुकेगी। ऐसा सोचते हुए अद्विका अपने काम पर लग गई। वहीं शौर्य इस वक्त एमएलए के ऑफिस के बाहर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। शौर्य ने इस बार नादर जाने की बजाय बाहर खड़े रहकर यहाँ की रेकी की, क्योंकि वो सिर्फ एमएलए को नहीं मारना चाहता था, वो उनके पूरे के पूरे नेक्सस को तबाह करना चाहता था। शौर्य को अब पता चल चुका था कि बालिया जैसे 20 से भी ज्यादा गुंडे शहर के हर एक एरिया में अलग अलग काम संभाल रहे थे और ये सब कभी कभार ही एक साथ आते थे। आज रात को बालिया की जगह किसी और को देने के लिए इसी ऑफिस पर मीटिंग होने वाली थी, तो शौर्य इस वक्त इसे रेकी करने के लिए आया था। अब क्या शौर्य आज रात को इन सभी लोगों को खत्म कर देगा? क्या अद्विका अंश के चंगुल से बच पाएगी? क्या शौर्य और अद्विका पाप को खत्म करने के इस रास्ते पर टिक पाएंगे, या फिर उनका गुस्सा फूट पड़ेगा और वो सभी को तबाह कर देंगे?